अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इंसाफ न्यूज़ देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल्लाह जावेद साहब हैं। आज हम बात करेंगे जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं उस पर। नूरुल्लाह जावेद साहब, आपका स्वागत है। नूरुल्लाह जावेद साहब, आप जो देख रहे हैं चुनाव के जो नतीजे पूरे देश भर में आ रहे हैं उस पर आप एक ज़रा सा अपनी रोशनी डालिए, खासकर वेस्ट बंगाल पे आप ज़रा सा बताइए। देखिए, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस की जो राइजिंग है, कांग्रेस जो 2014 के बाद जो जवाल का सफ़र शुरू किया था, 2019 में जाकर एक इंतहा को पहुंच गया था। मेरे ख्याल से अब वो जवाल का सफ़र, उल्टा सफ़र शुरू हुआ है। कांग्रेस राइजिंग की तरफ बढ़ रहा है। कदम बहुत स्लो है, 90, 94, 95 सीटों पर है। लेकिन आपको याद होगा कि जब जनवरी फरवरी में जब टीवी चैनलों में बहस हो रही थी तो मुझे याद है रजत शर्मा जैसा सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहा था कि कांग्रेस की सीट 55-54 सीट थी, उसमें घटेगी। ये आंकड़े थे। लेकिन समझता कांग्रेस, मेरे सामने जो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं मैं शेयर करूंगा पब्लिक से, वो ये इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस वक्त कांग्रेस 94 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 95 सीटों पे है, करीब ये देख लें। कांग्रेस जो है 95, बीजेपी 240-41 पे है। ये बहुत बड़ी राइजिंग है। और सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस फिर अपने पुराने जो 14 का जो रिजल्ट था, 35 सीट का रिजल्ट था, उस पर वापस आ रही है। तो ये जो इंडिया डीएमके जो 21 सीट पर आगे जा रही है, तो ये सब देखिए कि कांग्रेस का भी राइजिंग है, कांग्रेस के साथियों का भी राइजिंग है। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला में भी थोड़ा सा डाउन जा रही है और वहाँ बंगाल में भी डाउन जा रही है। लेकिन हम बंगाल से बात शुरू कर रहे हैं। बंगाल में हमने याद है मुझे कि रमज़ान में 5-6 रमज़ान की बात है, हम लोग एक जगह अफ्तार में थे। कई सीनियर जर्नलिस्ट भी लोग थे, गैर मुस्लिम दानिश्वर की यहाँ अफ्तार थी। तो सब लोग सीट के बारे में बात हो रही थी, कितनी सीट आएगी। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि बीजेपी 10 से 12 सीट लाएगी। तो ये जब वो बोल रहे थे तो सारे लोग हंसने लगे। एक बीजेपी के साहब भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा जोर से हंसा। उन्होंने कहा कि अरे इनका छोड़िए, ये 2014 में भी इसी तरह की पेशन गोई किया था और 2019 में भी किया था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रही कि वो उनके पास जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट सही थी। असल बात ये बंगाल का 2-3 फैक्टर मैं बता रहा हूँ जल्दी। नंबर 1 कि बंगाल में जो बीजेपी जो गंदी खेल खेल रही थी वो बहुत खतरनाक खेल खेल गुज़श्ता 2 सालों से बंगाल का बजट को रोक रखा था। ममता बनर्जी इसको अब पब्लिक तक पहुंचाने में कामयाब रही। नंबर 2, करप्शन के मामले में बीजेपी डबल गेम खेल रही थी। बंगाल में तो घेर रही टीएमसी को घोटाला स्कीम के नाम पर, लेकिन जो लोग बंगाल में घोटाले मतलब उसको अपने बुला भी रही थी। तो आप एक चीज कर सकते हैं, घोटाले के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाइए तो मुकम्मल तौर पर चलाइए। इस तरह दो रुखी पॉलिसी नहीं चलेगी। और ममता बनर्जी ये साबित करने में कामयाब रही कि भी जो स्कीम के बारे में जो चर्चा हो रही है, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो दुश्मनी पे हो रही है। ये ममता बनर्जी आवाम को बताने में। तीसरा फैक्टर, 2 फैक्टर मैंने बताया। पहला जो फंड रोक रखा था। तीसरा जो संदेश खाली एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रहा था इलेक्शन से पहले, जनवरी फरवरी में जो उभरा, तो उसको आते आते ममता बनर्जी ने गवर्नर पे जो रेप का इल्ज़ाम लगा, उस पर जो बीजेपी की खामोशी हुई। उसके बाद संदेश खाली के बारे में रिपोर्ट आई कि भाई संदेश खाली पूरा वाकया मैन्युफैक्चर वाकया था, जो औरतें शिकायत की वो वहाँ रेप हुआ ही नहीं था। तो ये भी ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाया है, हमदर्दी का फायदा पहुंचाया। और नंबर 4 मुस्लिम वोटों का एकजुटता पोलाइज फायदा पहुंचाया जी। और अगर मैं समझता हूं कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस से इत्तेहाद कर लेती तो मालदा नॉर्थ, रायगंज जैसी 2 मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीटें अगर जा रही हैं बीजेपी के पास, वो नहीं जाती। तो आखिर तकरीबन बीजेपी का सफाया भी हो सकता था जी। नंबर 3 ये है कि इस इलेक्शन में बंगाल में बीजेपी का जो आखिरी बात है, जो बीजेपी का जो जवाल है, उसके जवाल की जो वजह है, मेरे ख्याल से बड़ी वजह ये है इस वक्त कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो लेफ्ट वाला वोट था। इस बार लेफ्ट का वोट वापस चला आया है। अच्छा। जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं कि कांग्रेस को कितना वोट आ रहा है, सर देखिए, सीपीआईएम को 5%, सीपीआई को 7%, टीएमसी का अपना वोट जो है 47%, वो बाकी है। टीएमसी का अपना वोट, बीजेपी का वोट 37% आया, जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में बढ़ गया था, अब घट रहा है। तो इस तरह से अब देखिएगा कि ये सीटें आईएनसी जो है कांग्रेस जो है अपने वोट शेयर पे आया है। लेकिन कांग्रेस के लिए झटका है बंगाल में कि बहरामपुर वाली सीट कांग्रेस हार रही है। बहराम वाली सीट जो है कांग्रेस अच्छा आ रहे हैं। हाँ, अधीर रंजन चौधरी बहुत अच्छे खासे मार्जिन से पीछे जा चुके हैं।
यूसुफ पठान आगे जा रहे हैं। यूसुफ पठान की ये सीट जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि तमलुक की सीट जो है कौन जीत रहा है। बीजेपी वहां लीड कर रही है तमलुक की सीट। तमलुक की सीट तब जो वहां पे अभिजीत गंदोपाध्याय जो हाईकोर्ट के थे। अब मुझे देखना पड़ेगा कांति में क्या हालत। कांति इसलिए अहम है कि शुभेंदु अधिकारी जो बहुत अहम फैक्टर थे, वहां कांति में भी ये अभी शुभेंदु अधिकारी के भाई लीड कर रहे हैं वहां पे। आप अहम सीट बता रहे हैं आपको, जो बंगाल की जो अहम सीटें हैं, कलकत्ता उत्तर देख लें आप, सुदीप बंदोपाध्याय। हाँ, कलकत्ता दक्षिण में भी मुकाबला बहुत सख्त था, बहुत ज्यादा की लीड नहीं है, 12,000-32,041 वोट है। लेकिन यहाँ पे ये सारा शाह हलीम बहुत बेहतर करते हुए नजर नहीं आ रही, जबकि हम लोगों को यहाँ उम्मीदें थी सारा शाह हलीम से, जो उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छा वोटिंग करेंगी, लेकिन वैसा नहीं कर पाई है सारा शाह हलीम। और ये आपको मैं ये रायगढ़ की सी बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वहाँ पे मुस्लिम वोटों की तकसीम का फायदा उनको नजर नहीं आ रहा है, क्या नाम बीजेपी को। कल्याणी कृष्णा जो है लीड कर, वहाँ लीड करने की वजह यह है कि कल्याणी कृष्णा बीजेपी के एमएलए हैं, वो बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आए, और इनका ताल्लुक राजवंशी से है। कल्याणी कृष्णा का ताल्लुक राजवंशी वोट भी इस मरतबा इनके लेने का इनको फायदा नजर आ रहा है। और अली इमरान रम्ज जो कांग्रेस के थे, जिसे हमें उम्मीद थी कि अच्छा कर सकते हैं, वो नजर करते हुए तीसरे नंबर की पोजीशन पे हैं। और उत्तर कलकत्ता जो बीजेपी की सबसे ज्यादा होप थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे ये भी किया था, कलकत्ता उत्तर में प्राइम मिनिस्टर ने रोड शो भी किया था। वहां पे अच्छी खासी मार्जिन सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ के बहुत पुराने नेता हैं और लेते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदीप भट्टाचार्य जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस को वोटिंग भी हुई है, तीसरे पोजीशन पे हैं। और तापर यहाँ पे उत्तर कलकत्ता में जिस बात ये थी कि कहा जाता है कि यहाँ पे मुकाबला किसके बीच में, बीजेपी टीएमसी के बीच में, या टीएमसी के। तो आप पता 1 महीना पहले तक कांग्रेस टीएमसी में थे जी, और कुणाल घोष ये कह रहे थे कि दोनों बीजेपी कैंडिडेट थे। तो इसलिए यहाँ पे वोटर जो है कंफ्यूजन के शिकार थे, यहाँ के वोटर कंफ्यूजन के शिकार थे। अब आगे बीरभूम में हम आते हैं। बीरभूम में क्या पोजीशन, जो हम सीटें बता रहे हैं आपको, तापस अच्छी खासी मार्जिन लेके आ गई हैं। और कृष्णानगर की सीट बहुत अहमियत की हामिल है। कृष्णानगर की सीट बहुत अहमियत की हामिल है। कृष्णानगर में कृष्णानगर में महुआ मित्रा जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, वो अच्छी खासी मार्जिन से आगे चल रही है। और अमृता राव को मैं एक बता दूं कि ये जो सिराजुद्दौला के साथ जो खानदान बगावत किया था, जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला ली थी, उस खानदान की बेटी है। अच्छा, हाँ, अमृता राव उस खानदान की बेटी है। और वो बीजेपी इस मरतबा ये इस इशू को ममता ने उठाया भी था, और प्राइम मिनिस्टर ने बंगाल में चंद कैंडिडेट से फोन बातचीत किया, उसमें अमृता राय भी शामिल है, इनसे बात की थी। और एक बशीरहाट की सीट बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि बशीरहाट में ही संदेश खाली पड़ता है जी। तो हमें देखना पड़ेगा बशीरहाट में क्या सूरत हाल है। वहाँ पे नूरुल इस्लाम हैं, इससे पहले भी 2009 में एमपी जीते थे, फिर उसका इनको 14 में टिकट नहीं मिला और 2019 में टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर इनको दूसरी बार टिकट दिया है। ये 1,44,577 वोट से लीड कर चुके हैं। रेखा पात्रा इस संदेश खाली में अपने आप को मुतसरा बोलती है कि हमारी जमीन छीनी गई थी, तो रेखा पात्रा बहुत अच्छी खासी वोटों से पीछे है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि आईएसएफ के जो कैंडिडेट हैं अख्तर रहमान विश्वास, ये अच्छे खासे वोट ला रहे हैं। अच्छा, इनको वोट अच्छा मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये पूरे बशीरहाट से ला रहे हैं या खास क्षेत्र से ला रहे हैं। अब ये हुआ। अब बिहार की, जहां तक आप सवाल पूछ रहे थे बिहार के बारे में कि बिहार में ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास एक रिपोर्ट आ रही है कि बिहार का, देखिए बिहार में जातिवाद इलेक्शन होता है, जात पात का इलेक्शन होता है। तो अगर जाति संतुलन देखेंगे तो वो इसमें एनडीए भारी थी। यहाँ पे मुसलमान थे, यादव का था और एक मल्लाह का लाए, 3 जाति, और कम्युनिस्ट पार्टी का तो कोई जाति नहीं होता, और एक ये आता है। लेकिन अब इनके पास सब थे, क्या नाम है, अपर क्लास के तमाम वोटर्स थे, कुशवाहा वोटर्स था, क्या नाम है, चमार भी, दलित में भी 2 बड़ी बिरादरी की वोट ले लिया था, कुशवाहा भी ले लिया था। तो इस तरह से इनका जो आंकड़े थे बड़े अच्छे थे। लेकिन आरजेडी बहुत सारी जगह खराब इसलिए कर रही है, मुझे जो लगता है कि अव्वल तो आरजेडी ने टिकट देने में बहुत गलत काम किया, टिकट देने का सही अंदाजा नहीं था। तेजस्वी यादव का हद से ज्यादा खुद एतमादी भी इनको बिगाड़ रहा है। राहुल गांधी की 2 या 3 रैली, भागलपुर की रैली हुई है, और किशनगंज में राहुल गांधी नहीं गए, और एक पालीपुत्र में रैली हुई है, मेरे ख्याल 3 या 4 राहुल गांधी की रैली, जबकि ये जरूरत थी कि राहुल गांधी को
ज्यादा से ज्यादा रैली कर रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अगर रोड शो पटना में होता तो रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि आपको याद होगा जो कांग्रेस की, जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, एडवोकेट साहब हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की, वो इलेक्शन से पहले आ रहा था कि हार जाएंगे, बीजेपी पे दबाव तक टिकट नहीं देने का। लेकिन उसके मुकाबले में क्या, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उसके हिमायत में रैली नहीं होने दिया गया। राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की रैली होना चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा फैक्टर था बिहार में एक चीज और लग रहा है, हाँ, कि अक्सर देखा गया है कि लोकसभा की जो चुनाव है वहाँ, उसमें यादव जो है वो आपको इनके साथ, आरजेडी के साथ खड़ी नहीं होती है, दिखाई नहीं देती। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, यादव जो है वो फैक्टर यहाँ पर काम नहीं आया है और वो एनडीए की तरफ गया है। ये आपको लगता है इस पर? ये हो सकता है। यादव वोट में मेरे ख्याल से जो सबसे यादव वोट का जो सबसे ज्यादा अच्छा है कि हम खबर बता दें कि बारिकपुर की जो सीट है वो अर्जुन सिंह हार रहे हैं। अच्छा, बंगाल में बारिकपुर की सीट, और इस वक्त 20,000 वोटों से लीड हो रही है इनको। तो इसका मतलब है कि अर्जुन सिंह ने वहां पर हिंदी वर्सेस बांग्ला जो किया था वो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अर्जुन सिंह अब तक ये बीजेपी से जीते 2019 में टीएमसी में आए, फिर टीएमसी टिकट नहीं मिला तो फिर बीजेपी में चले गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। तो आपने जो यादव, देखिए यादव वोट का जो है, यादव वोट हमेशा, यादव जो है बिहार के, उन्होंने मफाद परस्ती का मुजाहरा किया, हमेशा मफाद परस्ती का मुजाहरा किया है। वो दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश कर। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को सोचने की जरूरत है इस पर। हाँ, मैं एक सीट में, मैं बिहार में एक सीट का मैं बता रहा हूँ क्या पोजीशन है, उससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि क्या सूरत हाल हो सकती है। वो मधुबनी की सीट है। देखिए मधुबनी की सीट पे बता रहे हैं आपको, अली अशरफ फातमी पीछे जा रहे हैं। अगर यादव 100% वोटिंग करते तो अली अशरफ फातमी साहब जीतने की उम्मीद रहती। तो अली अशरफ फातमी का पीछे जाना ही साबित करता है कि वहां पे, चूंकि यहाँ से कौन खड़े हैं, अशोक कुमार यादव खड़े हैं, यादव ने उनको वोट दिया, जो नारायण यादव के बेटे हैं, जो वो खड़े हैं और सेकंड टर्म में वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यादव वोट वफादार नहीं है। किशनगंज का क्या हालात है? किशनगंज में कांग्रेस शायद की एक सीट जो जीत रही है वही वाली सीट है, ये देखना पड़ेगा हमें। किशनगंज नहीं, जो किशनगंज में जनता यूनाइटेड लीड कर रहे हैं और ये बहुत कांग्रेस हार रही है। और इसका मतलब है कि कटिहार वाली सीट, ये कटिहार भी कांग्रेस हार रही है, तारिक अनवर भी हार रहे हैं। तो कांग्रेस बिहार में जीत ही नहीं रही, कहीं एक सीट पे आगे जा रही है। देखना पड़ेगा कौन सी सीट है कांग्रेस की। मुझे लगता है कि वो जो ये सीट तकसीम करने में बहुत ज़्यादा, ये एक जो बिहार की बहुत अहम सीट है, वो देखना पड़ेगा आपको वो कौन सी सीट है। ये पूर्णिया वाली सीट, पूर्णिया में भी देखिए ये आरजेडी तीसरी पोजीशन में चले गए हैं। पप्पू यादव सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ पे अगर पप्पू यादव को अगर ये अपना आना का सवाल नहीं बनाते तो शायद कि वो रिजल्ट नहीं होती। बिहार में सबसे अहम फैक्टर ये है, बिहार में कहा जा रहा था कि जेडीयू को नुकसान होगा, लेकिन जेडीयू को फायदा हुआ, बीजेपी को नुकसान। हाँ, जेडीयू आज भी वहां पे एक बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ये है। और सीपीआईएमएल जो है आरजेडी से अच्छा रिजल्ट कर रही है। नहीं, सीपीएम का विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी, विधानसभा में कांग्रेस से बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है सीपीआईएम का। जी, और केरला में जो मुझे लगता है कि बहुत मायूसकुन रिजल्ट है केरला का, मुझे जो इंडिया के तमाम रियासतों में, उसकी वजह मुझे लग रही है कि केरला में सीपीआईएम का बिल्कुल खात्मा हो रहा है। यूडी क्या है वो? हाँ, ये जो रिजल्ट है ये इसका खात्मा हो रहा है केरला में। केरला में जो सूरत हाल है मेरे सामने है, उसका केरला का रिजल्ट वो ये है कि केरला में इस वक्त कांग्रेस जो 13 सीटें जीत रही हैं, इंडियन मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के साथी है 15 सीट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें पे जीत रही है। ये बहुत बड़ा ये फैक्टर है। सीपीआईएम सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है, केरला कांग्रेस 1 सीट पे आगे जा रही है और आरएसपी 1 सीट पे। ये जो सीपीआईएम का जो खात्मा है, मुझे लगता है कि सीपीआईएम ने जो वहाँ पे जो रोल अदा किया था ना, बहुत अच्छा रोल अदा नहीं किया था। और मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं, मध्य प्रदेश की सारी सीटें लगभग एनडीए के खाते में
जाता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से केरला से सबसे खराब खबर ये है कि शशि थरूर तक पीछे जा रहे हैं, शशि थरूर पीछे जा रहे हैं। वो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी यही हालत थी वहाँ पर, लेकिन सीपीएम ने साथ दे दिया था बाद में जाके वोटिंग से पहले। तो शशि थरूर लगातार 2004 से जीतते हुए आ रहे हैं, तो उसका ये भी फिर केरला में तब्दीली आती है। त्रिवेंद्रपुरम एक बीजेपी का गढ़ बनता गया था, तो ये खराब है। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि भगदड़ मच गई थी इलेक्शन से पहले, और जो कमलनाथ थे, कमलनाथ के बेटे भी, कमलनाथ को उनका हार जाना चाहिए मेरे ख्याल से। कांग्रेस जो है मुनाफिक मुक्त पार्टी बन जाएगी। कांग्रेस जो है वहां से अगर वो हारती है कांग्रेस वहां से, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा कांग्रेस के लिए कि भाई आप एक मुनाफिक पार्टी जो है, मुनाफिक आदमी जी खत्म हो गए। मुकुल एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दिया हो, अगर ज्योतिराज सिंधिया को ले आते तो मेरे ख्याल से वो सूरत हाल नहीं होती। कमलनाथ की बात कर रहे हैं, कमलनाथ की बात ला रहे हैं, तो ये सूरत हाल जो है कांग्रेस जो है, कमलनाथ का खात्मा भी जरूरी है मेरे ख्याल से। आंध्र प्रदेश में भी चौंकाया है रिजल्ट में। नहीं, आंध्र प्रदेश में तब्दीली की लहर है। इससे पहले जब सरकार थी तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, आंध्र, देखिए आपको देखना पड़ेगा आंध्र प्रदेश में का जो रिजल्ट है आंध्रा का, वो किसके हक में है। वहाँ बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, ये आप अगर देख लें। आंध्र प्रदेश में टोटल वहाँ पे 25 सीटें हैं। टीडीपी जो है 16 सीटें जीत रही है, जो बड़ा फैक्टर बन गया उभर रहा है। बीजेपी 3 सीट जीत रही है, और जेएनपी जो बीजेपी का ही संगत पार्टी है वो 2 सीटें। कांग्रेस 1 भी सीट नहीं जीत रही है। वाईएसआर कांग्रेस, लेकिन वहां मानना पड़ेगा, देखिए वाईएसआर कांग्रेस भी, टीडीपी तो कुछ कभी कभी बीजेपी के खिलाफ जा भी रही थी, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस हर इश्यूज पे। लेकिन टीडीपी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू जो है पहले भी इंडिया से निकलते थे, और जब प्रधानमंत्री मोदी जो है जब मुस्लिम नोमिनेशन बात कर रहे थे तो चंद्रबाबू नायडू ने इसके खिलाफ किया था। तो ये टीडीपी का इतनी बड़ी बढ़त बना लेना और अच्छी खासी सीट लाना, ये बीजेपी के लिए अच्छी चीज नहीं है। और वाईएसआर कांग्रेस के लिए, देखिए कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा आंध्र प्रदेश रिजल्ट से। हाँ, अपना खाता नहीं खोल पाया, ये बात तो सच है, लेकिन ये देखिएगा कि ये वहां पे दोनों बीजेपी के लोग थे। टीडीपी भी बीजेपी जा रही थी, वाईएसआर कांग्रेस भी बीजेपी में जा रहे थे। आप देखें कि वहां पे जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है, वहां पे टीडीपी 131 सीट आ रही है, ठीक है ना, जीएनपी 17-19, और वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी 7 सीट पे आ रही है। अच्छा, वहाँ एमएलए की भी इलेक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां तो टीडीपी की सरकार बन जाएगी। जी। लेकिन वहां आंध्रा में जो रिजल्ट आ रहा है इस वक्त, वो चौंकाने वाला रिजल्ट है कि बीजेपी का जो रोल है 60 सीट पे बीजेपी जा रही है, 15 सीट पीछे है। तो ये जो 15 सीट है वो कांग्रेस के पास है। ये आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उड़ीसा में जो बीजेपी के पास 72 सीट जीत गई है, ये असेंबली में बीजेपी 15, कांग्रेस 15, तो 7-5 कितना होता है, 12। बीजेपी 57 पे है, और आईएनडी जो नेशनल करीब 75-73 सीटें हो रही है। हाँ, 73 सीटें हो रही है, 72 सीटें हो रही है। तो सीपीआईएम आईएनसी वहां अहम रोल अदा कर रही है। अगर ये 3 मिलकर 60 हो जाएगा, और तो 60 और 75, तो ये 3 पार्टी सरकार वहां बना सकती है। मगर अगर आप गौर करेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले। हाँ, लेकिन वहां पे बीजेपी को बहुत तेजी से हर काम करना पड़ेगा। ये जो 2 आईएनडी हैं, आईएनडी को लाना पड़ेगा इसकी तरफ। सीपीआईएम तो वहां नहीं जा रही है, आईएनसी वहां पे। देखिए आप, मैं बोल, मेरी पेशेंट को लिख लीजिए आप। यहाँ कांग्रेस तभी जा सकती है जब बीजेडी लोकसभा में कांग्रेस को साथ देगी, दिल्ली में साथ अगर। हाँ, बीजेपी का किरदार बहुत खराब, गंदा किरदार रहा है पूरे 10, 12, 14, 15 सालों में, कि वो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रही है। इसके साथ हम लोग अपने, मुझे लगता है कि यहाँ मजबूर हो जाएगी बीजेडी, क्योंकि अगर कांग्रेस का साथ उसको चाहिए वहाँ सरकार बनाने के लिए, तो फिर कांग्रेस को भी उसको समर्थन देना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को भी वहां पे हरकत में आना पड़ेगा, और क्या ना, बीजेपी के साथ दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया। लेकिन अगर कांग्रेस, बीजेडी को वहाँ बहुत सारी सीटें नहीं मिली है, 7 सीट करीब आई है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये लोकसभा में बीजेपी मार्जिन पार नहीं की है, जो मेरे ख्याल से 73 सीट का मार्जिन होता है जी।
73 सीट सरकार बनाने के लिए मेरे फिगर से 147 टोटल है, टोटल है, तो 72 सीट लाई है, तो अभी हाफ मार्जिन नहीं पार की है, मतलब 1 सीट ज्यादा, उसको 2 सीट कम पड़ रही, 2 या 3 सीट कम पड़ रही है जी। 2 सीट कम पड़ रही है। अगर ये चाहे तो ये बना सकते हैं जी। जी। यहाँ का एक फैक्टर जो है केंद्र में भी दिख सकता है, इसलिए कि अगर बीजेडी को अगर कांग्रेस का साथ चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो फिर बीजेडी को केंद्र में भी कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। हाँ, वो हो सकता है। और हमारा बुलेटिन यही पे खत्म होता है, और फिर हम आधा घंटे के बाद नए मेहमानों को साथ फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।